तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली चीज क्या है, ठीक है, इसका नाम बार बार सुन रहे होगे और ये सुनते रहोगे। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बहुत काम आने वाली है तुम्हारे, ठीक है। तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो मेजर कॉन्सेप्ट हैं। एक है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमने ऑर्बिटल को ओवरलैप करके ये सीखा कि केमिकल बॉन्ड सिग्मा और बॉन्ड और पाई बॉन्ड बेसिकली कैसे बनते हैं। तो हम आज की थ्योरी में, आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है। ऑर्बिटल ओवरलैप से सिंपली सारे के सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, तो उन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के लिए हम यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली आज के लेक्चर में हम सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशंस क्या होती हैं, जिनका नाम अगर तुमने सुना हुआ है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल का, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक सेंट्रल एटम हो, उसका शेप आप बता पाओगे आफ्टर दिस लेक्चर। उसके बाद इस तरीके के डायग्राम जो है, ऑर्बिटल डायग्राम, वो आप बना पाओगे इस लेक्चर के बाद। तो आप सबसे पहले समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है और क्यों होती है। सबसे पहले हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है और क्यों होती है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, समझने के लिए हमें बेसिकली एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ट्राई करना होगा CH4 का। मीथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आज हम बनाकर देखेंगे, ठीक है। उससे हमें समझ में आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली काम कैसे करता है। तो देखते हैं सबसे पहले मीथेन के अंदर सेंट्रल एटम है कार्बन। कार्बन का तुम्हें पता है एटॉमिक नंबर होता है 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो हुई 1s2, 2s2 और 2p2। अगर तुम इसका वैलेंस शेल देखो, ये फर्स्ट शेल है। 1s मतलब 1 मतलब क्या है, फर्स्ट शेल। 2s मतलब सेकंड शेल और 2p मतलब भी सेकंड शेल। तो बेसिकली ये फर्स्ट शेल है और ये दोनों मिला के क्या है, ये सेकंड शेल है। तो ये जो हुआ आपका वैलेंस शेल हुआ सेकंड शेल, 2s और 2p। तो 2s और 2p का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी तुम देख रहे हो इसके अंदर तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर बेसिकली जब तुमने ऑर्बिटल ओवरलैप पढ़ा, तुमने ये तो इतना तो सीख ही लिया है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही केमिकल बॉन्ड बन सकते हैं। हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन तुम इतना तो जानते हो 10th क्लास से कि CH4 के अंदर 4 सिंगल बॉन्ड बनते हैं। CH4 में इतना तो तुम्हें पता ही है, 4 सिंगल बॉन्ड बनते हैं। अब 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमें कम से कम चाहिए होंगे ना। यहाँ कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिलहाल जो ये एटम की स्टेट है, इसे बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट या ये ओरिजिनल स्टेट है एटम की। लेकिन अभी इस ग्राउंड स्टेट में मेरे पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मुझे जरूरत कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की है, 4 की। तो मैं क्या करूंगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर सकता हूं बाई एक्साइटिंग 1 इलेक्ट्रॉन। 2s से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराकर मैं ले जाता हूं 2p में। तो ये बन जाएगी इस एटम की कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बेसिकली 2s में रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और 2p में आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चलो क्रिएट हो गए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द स्पिन की, यहाँ डाउनवर्ड स्पिन थी, इधर आके अपवर्ड कैसे हो गई, वो स्पिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो डाउनवर्ड भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक डायरेक्शन में स्पिन बना दिया आपने तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्रिएट हो गए बेसिकली 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए। अब मेरे मुझे पता है ये जो ऑर्बिटल है ये है 2s और 2p के 3 ऑर्बिटल कौन से होते हैं, एक होता है 2px, 2py और तीसरा है 2pz। px py pz, ठीक है। अब आपने लास्ट लेक्चर में ऑर्बिटल ओवरलैप में सीख लिया था कि ओवरलैप किस किस ऑर्बिटल के बीच में होता है। एक्सियल ओवरलैप होता है किसके बीच में, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे और ऑर्बिटल्स हैं। एस एस में कौन सा होता है, एक्सियल ओवरलैप। पीजेड पीजेड में भी एक्सियल ओवरलैप होता है, एस और पीजेड में भी एक्सियल ओवरलैप होता है। उसके अलावा पीएक्स पीएक्स में लेटरल ओवरलैप होता है, पीवाई पीवाई में लेटरल ओवरलैप होता है। इसके अलावा एस और पी में कोई ओवरलैप पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप सोच रहे हो 4 हाइड्रोजन से इसको बॉन्ड्स बनाने, ये बेसिकली कार्बन एटम है, किस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन एटम में, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन एटम अगर मेरे पास हैं, अगर मैं 4 हाइड्रोजन को देखूं, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है क्या, 1s1। अगर मैं 4 हाइड्रोजन एटम बनाऊं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ, 4 हाइड्रोजन एटम मैंने 4 इसके नीचे बना दिए, ठीक है। अब मुझे पता है हाइड्रोजन के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है टोटल बेसिकली। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बना देता हूं मैं डाउनवर्ड,
ये हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 हाइड्रोजन एटम हो गए। एक हाइड्रोजन का 1s1, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s1, ये तीसरे हाइड्रोजन का 1s1 और ये चौथे हाइड्रोजन का 1s1। अब सिंपली अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट का यूज करके, तो मेरा काम हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, ये ध्यान से देखो। तुम्हें पता है 2s और 1s के बीच में तो ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि एस एस में ओवरलैप हो जाता है और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा इस ओवरलैप से, इन दोनों के बीच में। लेकिन आप जानते हो कि px ऑर्बिटल s से ओवरलैप नहीं करता, तो ये ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि s किससे ओवरलैप करता है, s s से ही करता है, या फिर एस पी जेड से करता है, जिसको पी जेड को हम किसको मानते हैं, इस पे मानते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सेस पे। हम चाहे तो पी एक्स पी वाई को भी मान सकते हैं, लेकिन आईयूपीएसी कन्वेंशन से, ये जनरल जो एनसीईआरटी में लिखा है उस कन्वेंशन के हिसाब से पी जेड को इंटर न्यूक्लियर एक्सेस का ऑर्बिटल माना जाता है। तो ओवरलैप कौन सा पॉसिबल है, एस एस में, और एस का ओवरलैप किसके साथ पॉसिबल है, पी जेड के साथ। ना तो पी एक्स के साथ पॉसिबल है, ना ही एस का ओवरलैप पी वाई के साथ पॉसिबल है, तो ये बॉन्ड भी नहीं बन पाएगा। ये बॉन्ड हालांकि बन सकता है एस और पी जेड का, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम यही आ गई कि दो बॉन्ड बनने पॉसिबल है, दो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो दो बॉन्ड ऑलरेडी बन गए हैं वो भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे ओवरलैप है 2s और 1s के बीच में, और यहाँ ओवरलैप है 2pz और 1s के बीच में। ये दोनों ओवरलैप ही सेम नहीं है, यानी दोनों ओवरलैप्स की एनर्जी डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट एक हो रहा है 2s से और एक हो रहा है 2pz से। तो दोनों ओवरलैप्स की एनर्जी डिफरेंट है, तो दो बॉन्ड जो होंगे उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। और ये हमें पता है, हमने फाइंड आउट किया है कि इस टेट्राहेड्रल शेप में CH4 के बेसिकली जो चारों बॉन्ड्स होते हैं, चारों की एनर्जी सेम होती है। तो बेसिकली अगर चारों की एनर्जी सेम होती है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल ओवरलैप का कॉन्सेप्ट तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप से तो ये बॉन्डिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैप के हिसाब से तो ये दो बॉन्ड्स तो बनने ही नहीं चाहिए, और जो बाकी दो बॉन्ड्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल मॉलिक्यूल में, चारों बॉन्ड्स बनते हैं और चारों की एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे फेल। तो हमें एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब नया कॉन्सेप्ट कहाँ से लाएं, नया कॉन्सेप्ट कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो नहीं हो रहा, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं क्या होगा। अब क्या होगा, कॉन्सेप्ट को समझो जरा ध्यान से। बेसिकली मेरे पास चार ऑर्बिटल तो हैं, और उन चार में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन वो ऑर्बिटल अभी बॉन्डिंग बनाने की हालत में नहीं है, बॉन्ड करने की कंडीशन में नहीं है। मुझे उसे चार को कंडीशन में लाना है। अब ये मेरे पास जो ऑर्बिटल हैं इनको देखो जरा कैसे हैं। तो मेरे पास ऑर्बिटल हैं चार, कौन कौन से, 2s, मेरे पास ऑर्बिटल हैं चार, 2s, 2px, 2py और 2pz। मेरे पास ये चार ऑर्बिटल हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इन चार ऑर्बिटल्स की शेप भी अगर देख लेता हूं। 2s आपको पता है स्फेरिकल होता है, 2px जो है वो डम्बल होता है। ठीक है, 2py भी डम्बल होता है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन अलग होगा। 2pz भी डम्बल होता है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन अलग होगा। तो बेसिकली तीन परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आ गया px py pz और ये आ गया s। ठीक है, अब इमेजिन करो समझो इसको, मैं इन चार ऑर्बिटल को मिक्स करके चार नए ऑर्बिटल बनाऊंगा, जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी। अब ये चार ऑर्बिटल हैं, चारों की एनर्जी डिफरेंट है। बेसिकली चारों की तो डिफरेंट नहीं है, 2s की सबसे कम एनर्जी है, 2px 2py 2pz की एनर्जी बराबर है। यानी इन तीन की एनर्जी 2px 2py 2pz की एनर्जी बराबर है, क्योंकि ये सेम सब शेल का पार्ट है। लेकिन इन तीन की एनर्जी 2s से डिफरेंट है, तो डिफरेंट एनर्जीज के ऑर्बिटल हैं बेसिकली, और इनके शेप भी डिफरेंट है। इन दोनों के तो एटलीस्ट डिफरेंट है ही, 2s का स्फेरिकल है और इनका क्या है, डंबल, और इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो मुझे क्या करना है, चार ऐसे ऑर्बिटल बनाने हैं जिनकी चारों की एक तो एनर्जी सेम हो। ठीक है, इन चारों को यूज करके चार नए ऑर्बिटल बनाने हैं जिनकी एनर्जी सेम हो और उनकी शेप भी सेम हो, ताकि वो सेम टाइप का बॉन्ड बना सकें, चारों के चारों एक्सियल बॉन्ड बना सकें। एक्सियल बॉन्ड यानी कि चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बना सकें, एक्सियल ओवरलैप कर सकें। तो इसको इमेजिन करने का एक तरीका समझो, जैसे मान लो मेरे पास ग्लास है घर में। ठीक है, मेरे पास ग्लास है, मेरे पास चार ग्लास हैं, लेकिन चारों ग्लास का शेप भी अलग है और साइज भी अलग है। मेरे घर पे चार मेहमान आते हैं। ठीक है, मैं उन चार मेहमान को कुछ ड्रिंक देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उनको क्या कहते हैं, पेप्सी, कोका कोला, कुछ भी पिलाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, रसना पिलाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मेरे पास चार अलग अलग टाइप के ग्लास हैं, लेकिन मैं चारों को अलग अलग ग्लासेस नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि चारों को सेम ग्लासेस मिले। तो मैंने क्या किया, इमेजिन करो, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। मैंने चारों ग्लास को पिघला दिया। ठीक है, फर्नेस में डाला,
जलाया और पिघला दिया, ग्लास को पिघलाया और 4 नए ग्लास बनाए। उसके बाद उससे मोल्ड में डाल के 4 नए ग्लास बनाए। जो 4 नए ग्लास बनाए वो चारों की शेप भी सेम थी और चारों का साइज भी सेम था। ठीक है, तो मेरा काम सॉल्व हो गया। अब यही होता है कि ये 4 ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी के थे और इनकी शेप भी अलग थी, तो ये बॉन्ड नहीं बना पा रहे थे। तो मैंने क्या किया, इनको चारों को मिक्स कर दिया। पहली बात इमेजिन कर, याद रखो कि ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, किसी ने एक्चुअल में नहीं देखा इनकी शेप्स क्या एग्जैक्टली होती हैं। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हमने सिर्फ हाइपोथेसाइज किया है कि ऐसा पॉसिबली हो सकता है। ठीक है, तो चारों को मिक्स करके 4 नए ऑर्बिटल बनाऊंगा। 4 नए ऑर्बिटल ऐसे दिखेंगे, सबकी शेप सेम होगी। एक लार्ज लोब होगा, एक स्मॉल लोब होगा। लार्ज लोब पॉजिटिव लोब होगा, स्मॉल लोब नेगेटिव लोब होगा। कितने ऑर्बिटल बनेंगे ऐसे? 4, क्योंकि मैंने 4 ऑर्बिटल्स लिए थे टोटल। इनको मिलाकर, सॉरी, इनको मिलाकर मैं 4 ही नए ऑर्बिटल बना दूंगा। ठीक है बेटा, 4 ही मैं नए ऑर्बिटल ऐसे बना दूंगा। ठीक है, अब ये जो चारों ऑर्बिटल बने ये एग्जैक्टली एक दूसरे से एक जैसे दिखेंगे। अब इसमें तुम्हें नहीं पता कि कौन सा ऑर्बिटल 2s वाला है, कौन सा 2px है, कौन सा 2pz, क्योंकि अब ये चारों क्या दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं। इन चारों को मिक्स किया, 4 नए ऑर्बिटल क्रिएट किए जिनकी चारों की शेप और एनर्जी सेम है। ठीक है, इनको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब क्या क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइज्ड का भी नाम होता है। मैंने यूज किया है एक s और 3 p, तो इनका नाम हो जाएगा बेटा sp3। एक s और 3 p, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोलेंगे इनको। ठीक है, इन तीनों को बोलेंगे हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ऐसे नहीं कि sp3, मुझे क्या पता ये s है ये p है, तो मैं तीनों को ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और चौथा भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा s है और कौन सा p है। ये चारों एग्जैक्टली सेम है। अब मेरे लिए इन चारों को मैं क्या बोलूंगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलूंगा। ठीक है, अब इन ऑर्बिटल्स में बेटा, ये ऑर्बिटल्स हैं तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में हमने सीखा था कि जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर शेप अटेन करते हैं। अब ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, चारों में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये क्या चाहेंगे? एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना। तो हमने ये सीखा था जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर या 4 लोन पेयर कुछ भी हो, बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जब रिपेल करते हैं तो जो शेप अटेन होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। तो इन चारों को अरेंज करेंगे टेट्राहेड्रल शेप में। तो ये पहला आ गया पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब, फिर ऐसे करके दूसरा आ गया पॉजिटिव लोब उसका नेगेटिव लोब, फिर तीसरा आया पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब, और चौथा ये आ गया पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब। तो नेगेटिव लोब मर्ज हो गया, डजेंट मैटर, बहुत क्लीन होना जरूरी नहीं डायग्राम। बेसिकली 4 ऑर्बिटल आपने टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज कर दिया। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को बनाने का सही तरीका जो है वो ये है। ऐसे करके हम दिखाते हैं कि ऐसे, तो ये मैंने समझाने के लिए दिखाया आपको कि 4 इक्वल शेप और साइज के ऑर्बिटल बन गए। अगर डायरेक्ट ऐसे बनाता तो शायद समझ में नहीं आता, इसलिए पहले ऐसे दिखा दिया। लेकिन जो 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं वो ऑटोमेटिकली किस शेप में अरेंज हो जाते हैं? टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हो जाते हैं। ये आपका कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसी चीज को अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ, एक्साइटेड स्टेट में ऐसे था, तो मैं यहां लिखूंगा कि मेरे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्रिएट हो गए हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्रिएट हो गए हैं, यानी कि ये चारों ऑर्बिटल 2s 2px 2py 2pz ये चारों आपस में मर्ज हो गए और इन्होंने 4 नए ऑर्बिटल क्रिएट किए। इनको मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ। इन चारों में इलेक्ट्रॉन है अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, यानी क्लॉकवाइज 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 डायरेक्शन में। और इन चारों की अब एनर्जी भी सेम हो चुकी है और शेप भी सेम हो चुकी है। और इनके अंदर खास बात यह है कि ये हाइड्रोजन से इजीली ओवरलैप कर सकते हैं, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से इजीली ओवरलैप कर सकते हैं। बेसिकली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप करते हैं बहुत आसानी से। एक्सियल ओवरलैप आपको पता है किससे होता है? एस से होता है या पीजेड से होता है। तो हाइड्रोजन से मुझे क्योंकि ओवरलैप करना है, हाइड्रोजन का मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल होता है बेटा? 1s। तो ये हाइड्रोजन का मान लो 1s ऑर्बिटल आ गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनके अंदर भी सब में क्या क्या था? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था। अपवर्ड इलेक्ट्रॉन ले लिया था, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था।
कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया कार्बन का। सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये रहा एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे मैं 4 हाइड्रोजन बना देता हूं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हाइड्रोजन को इससे ओवरलैप करना है। तो ऐसे मैं 4 हाइड्रोजन एटम्स बना लेता हूँ। पहला हाइड्रोजन एटम आएगा ऐसे करके और इससे ओवरलैप कर जाएगा बेटा, क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पहला बन गया सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन आएगा, वो इससे ओवरलैप कर जाएगा, उसका डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे फिर से बन गया सिग्मा बॉन्ड। तीसरा हाइड्रोजन एटम आएगा, इससे ओवरलैप करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, फिर से बन गया सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन का 1s। फिर ये चौथा हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आएगा, वो इससे ओवरलैप करेगा और यहाँ पे भी बन गया एक सिग्मा। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गया इसका। अगर यही चीज़ आप डायग्राम में इसमें दिखाना चाहो तो इसमें ऐसे दिखा सकते हो। तो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आ गए आपके ऐसे। ठीक है, चारों हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिटल, 1s, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, और उसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक। किस डायरेक्शन में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर क्लॉकवाइज कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज थे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इजीली एक्सियल ओवरलैप कर सकते हैं, किसके साथ, s के साथ। आपको पता है एक्सियल ओवरलैप किसके साथ होता है, s के साथ होता है। तो दिस इज हाउ हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली वर्क्स। क्या करती है ये, नॉर्मल ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए केपेबल नहीं होते, ओवरलैप्स पॉसिबल नहीं होते, तो ये उन ऑर्बिटल्स को मिक्स करती है और उससे नए ऑर्बिटल क्रिएट करती है ऑफ इक्वल एनर्जी एंड शेप। वो ऑर्बिटल ज्यादा इफेक्टिवली बॉन्ड बना सकते हैं, स्पेसिफिकली सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन सकते। तो ये बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग of atomic orbitals so as to generate orbitals of equivalent energy and shape which are more effective in forming covalent bonds। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ट्राई कर सकते हैं BeCl2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, और भी एग्जांपल 2-3 ट्राई करेंगे, फिर आपको मैं सिखाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं किसी मॉलिक्यूल की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर का यूज करके या फॉर्मूला। तो BeCl2 मॉलिक्यूल में देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, बेरिलियम। एटॉमिक नंबर होता है 4, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगी 1s2 2s2। अब तुम देख रहे हो इसके वैलेंस शेल जो है वो 2s2 है, जिसमें 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब तुम्हें इतना तो पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो वो बॉन्ड नहीं बना सकता, तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये एलिमेंट की कौन सी स्टेट है, क्या बताया था पिछले एग्जांपल में, ग्राउंड स्टेट। अभी ग्राउंड स्टेट के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो सेकंड शेल स्टार्ट हो चुका है। सेकंड शेल में 2s ऑर्बिटल भी होता है और 2p ऑर्बिटल भी होता है। 2p ऑर्बिटल फिलहाल 0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है 2p ऑर्बिटल। क्या हो सकता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके हम 2p ऑर्बिटल में ले जा सकते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में एटम की क्या हो जाएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। किस तरीके से, इस तरीके से, एक 2s में इलेक्ट्रॉन होगा और एक 2p में इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगेन क्योंकि ये 2s में इलेक्ट्रॉन है, ये 2p में इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स के अंदर हैं। ठीक है, इनको ओवरलैप करना है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल, अगर आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे, यहाँ लिख लेते हैं, 17 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो गया। अब इसमें लास्ट वाला 3p5 है, लास्ट वाला ऑर्बिटल बनाया अगर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5, तो बेसिकली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इसके कौन से ऑर्बिटल में, pz ऑर्बिटल में। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है अनपेयर्ड, वो भी pz में है। अब आप बोलोगे पहला तो px, दूसरा py, तीसरा pz होता है, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं px py pz, कोई ऑर्डर जरूरी नहीं होता। कोई सा भी ऑर्बिटल px हो सकता है, कोई सा भी py, कोई सा भी pz। सबसे पहले बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है pz ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि pz को हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर लिया था, इसलिए pz ऑर्बिटल सबसे पहले केमिकल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है p ऑर्बिटल में, तो आप उसे क्या कंसिडर करोगे, उसे आप pz ऑर्बिटल कंसिडर करोगे, चाहे वो किसी में भी हो।
ठीक है, यहाँ पर ये था तो इसको हमने लास्ट वाले को पीजेड कंसिडर कर लिया, यहाँ पे ये इन्वॉल्व हो रहा था, इसको पीजेड कंसिडर कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 2 क्लोरीन है, ऐसे 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन के पास पीजेड ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं ये बनाऊं ये आ गया एक क्लोरीन का 3p z ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम डाउनवर्ड ले लेते हैं क्योंकि स्पिन किससे करानी है, क्लॉक अपवर्ड क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को ओवरलैप कराना है। ये क्लोरीन का pz, ये ऐसे ही दूसरे क्लोरीन का 3p z, इसमें भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है अब ध्यान से समझिए जरा, 2s से 2pz, आपको पता है pz s से pz ओवरलैप हो जाता है और pz से pz भी ओवरलैप हो जाता है, तो ओवरलैप तो दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन अगेन जो एनर्जी होगी ओवरलैप की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। एनर्जी क्या होगी, 2s और 3pz की एनर्जी अलग होगी और 2pz और 3pz की एनर्जी अलग होगी, तो जो दो बॉन्ड्स बनेंगे दोनों की एनर्जी क्या होगी, मतलब अनइक्वल। लेकिन हमें ये पता है कि बेरिलियम क्लोराइड में जो दो सिंगल बॉन्ड बनते हैं दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। तो इसका मतलब अगेन क्या इन्वॉल्व है, हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास दो ओवरलैप पॉसिबल तो थे सिग्मा बॉन्ड बनाने के, लेकिन दोनों की एनर्जी अनइक्वल थी, इसलिए दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, बेरिलियम के दोनों ऑर्बिटल हो जाएंगे हाइब्रिडाइज, 2s 2pz से हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अब क्योंकि एक s ऑर्बिटल और एक pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp हाइब्रिडाइज्ड। क्या नाम होगा हाइब्रिडाइजेशन का, तो अभी बॉन्ड नहीं बनेगा, पहले इनको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनको हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा, पहले हमें इनको हाइब्रिडाइज, तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम क्रिएट हो जाएंगे। यानी ये दो ऑर्बिटल को मैं कंबाइन करके लिख दूंगा अलग से, ये मेरे sp हाइब्रिडाइज होगा, ये जो खाली वाले ऑर्बिटल थे इनको मैं लिख दूंगा अलग। इनमें sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, ये अलग से। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इससे क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, एक क्लोरीन का 3pz दूसरे क्लोरीन का 3pz, क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल दूसरे क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल किससे ओवरलैप करेगा, बेरिलियम के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, और इनके बीच में सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बन जाए। अब क्योंकि सिर्फ दो ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, तो दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो दो की शेप क्या होती है, दो के लिए शेप होती है लीनियर। ये एक ऑर्बिटल आ गया हाइब्रिडाइज्ड, आपको बताया था मैंने, एक पॉजिटिव लोब बड़ा होता है नेगेटिव लोब छोटा, और दूसरा ये आ गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, थोड़ा बड़ा बन गया डायग्राम, दूसरा ये आ गया। ठीक है, इसका बड़ा लोब और छोटा लोब, तो ये जो बनाया सेंटर में ये बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, इससे ओवरलैप कर रहे हैं क्लोरीन के pz ऑर्बिटल। अब pz ऑर्बिटल का डंबल शेप होता है, तो ये एक क्लोरीन का pz ऑर्बिटल इससे ओवरलैप हो गया, ये आ गया क्लोरीन का pz, कौन सा 3pz पर्टिकुलरली, क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होगा और सिग्मा बॉन्ड बन गया, और इधर दूसरे क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल इससे ओवरलैप हो गया और यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो बेरिलियम के अंदर इस तरीके से दो सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होते हैं, एक इधर एक इधर, ये कंपाउंड बन गया, सेंटर में बेरिलियम, दोनों तरफ एक एक सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो ये BeCl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। एक और ट्राई कर लेते हैं अगर मान लो हम मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं BH3, ठीक है, मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं BH3, बोरॉन है 3 हाइड्रोजन है, तो बोरॉन है 3 हाइड्रोजन है, बोरॉन एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 और 2p1। तो अगर इसका वैलेंस शेल देखो तो ये है सेकेंड शेल 2s और 2p, तो आप देख रहे हो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड है, और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लेकिन आपको बताए बोरॉन को 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। इसलिए क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट बनेगी, ग्राउंड स्टेट को GS लिख देते हैं, इससे क्या बनेगी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट को ES लिख देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाएगा और इससे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, पहले इसके अंदर एक और इन दोनों में भी एक एक। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए, लेकिन अगेन क्या सिचुएशन है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये कौन सा है 2pz 2p x या y कुछ भी ले लो, मैंने क्या बताया, सबसे पहला ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा p का, कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा pz,
पी एक्स पी वाई नहीं, सबसे पहले इन्वॉल्व होगा पी जेड, उसके बाद चाहे आप पी एक्स इन्वॉल्व करो चाहे पी वाई इन्वॉल्व करो, डजेंट मैटर। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाला ऑर्बिटल सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले पी जेड आएगा, एस के बाद क्या आया, पी जेड ऑर्बिटल, फिर उसके बाद पी एक्स या पी वाई, आप जो चाहे लगाओ। ठीक है, अब ये तीन ऑर्बिटल हैं, तीनों को बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल, हाइड्रोजन के पास इनफैक्ट एक ही ऑर्बिटल होता है, कौन सा, 1s। तो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1s डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का 1s डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन का 1s डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर से वही कहानी आ गई कि ये तीनों डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। अगर एस एस में ओवरलैपिंग हो भी जाएगी, पी जेड और एस में भी हो जाएगी, पी एक्स और एस में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। फिर जिसमें होगी भी उसकी एनर्जी इक्वल नहीं होगी। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, इन तीन ऑर्बिटल को मिला के हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि एक एस और दो पी इन्वॉल्व हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp2। क्या नाम होगा, sp2। एक s है और दो p हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन एटम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब ये हाइब्रिडाइज हो रहा है, ये दोनों हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। तो इन तीन को इकट्ठा करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये जो एक खाली ऑर्बिटल बचा हुआ है इसको अलग लिख देते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन थे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड आ गया। अब इससे क्या ओवरलैप होगा, हाइड्रोजन के तीन ऑर्बिटल, कौन से वाले, 1s ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर जाएंगे। ये हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन का 1s। इन तीनों में क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन थे तो इन तीनों में एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन आएंगे और इनके बीच में क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। अब तीन ऑर्बिटल हैं यानी तीन बॉन्ड्स बन रहे हैं। वीएसईपीआर में हमने सीखा था जब भी तीन बॉन्ड पेयर्स आते हैं या तीन बॉन्ड्स बनते हैं तो उनकी शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप किस तरीके से बनाएंगे, तो अगर बोरॉन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, ये बोरॉन एटम, तो तीन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, एक ऑर्बिटल ये आ गया हाइब्रिडाइज, उसका लार्ज लोब स्मॉल लोब, पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब, ये आ गया। फिर उसके बाद इस तरीके से दूसरा आ गया, पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब, फिर इस तरीके से तीसरा आ गया। ठीक है, तो तीन लोब्स ऐसे बन जाएंगे। ये थोड़ा सा छोटा बन गया, लेट्स, तो अभी ठीक है। ये तीन लोब्स बन गए, पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब, पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब, पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब, किस शेप में आ गए, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में आ गए। तो ये बन गया तुम्हारा बोरॉन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इससे ओवरलैप कौन कर रहा है, इससे ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल। तो एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, एक इसका हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन गया। ऐसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक हाइड्रोजन इधर ओवरलैप हुआ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, और क्या, एक और सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो बोरॉन में तीन सिग्मा बॉन्ड ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर शेप में बन गए। ठीक है बेटा, ये आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं NH3 मॉलिक्यूल का। यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, आपको लोन पेयर कैसे आता है वो समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल है NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल का, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 2s2 2p3 जो है वो वैलेंस शेल है। ठीक है, 2s2 2p3, 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2p में तीन इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से देखो, ये एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन को बॉन्ड भी कितने बनाने हैं, तीन ही बनाने हैं। NH3 के अंदर नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, तीन ही बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी तीन है, तो एक्साइट कराने की जरूरत नहीं है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। जहां एक्साइटेशन की जरूरत हो वहां एक्साइटेशन कराएंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां पर नहीं कराएंगे। ठीक है, तो एक्साइटेशन कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं होती है हाइब्रिडाइजेशन में। कभी जरूरत होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तो एक्साइट कराते हैं, नहीं तो नहीं कराते। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये तीन ऑर्बिटल जो हैं ये बॉन्ड बनाने के लिए काफी हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, पी एक्स पी वाई और पी जेड, और बॉन्ड हमें बनाना है तीनों के तीनों हाइड्रोजन के 1s से। ठीक है, तो फिर से वही कहानी आएगी कि पी एक्स और पी वाई हाइड्रोजन के 1s से, पी एक्स और पी वाई एस से ओवरलैप कर नहीं सकते, सिर्फ पी जेड ओवरलैप कर सकता है।
तो 2 ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, 1 ओवरलैप पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। अब क्या सिर्फ ये 3 हाइब्रिडाइज करेंगे जो बॉन्ड बनाएंगे? नहीं, वैलेंस शेल के बेटा सभी ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो वो हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है। कभी कभार एम्प्टी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज होते हैं, लेकिन वो एम्प्टी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में इवेंचुअली यूज होते हैं। जो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हो रहा है वो हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। कुछ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, वो लोन पेयर का काम करेंगे। दैट डिपेंड्स फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। तो इस पर्टिकुलर केस में ये हाइब्रिडाइज होंगे। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ये सोच के कि हमें कैसे पता लगेगा कब फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को हाइब्रिडाइज करना है, फील्ड ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करना है, कब नहीं करना, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, हम आगे फॉर्मूला सीखेंगे। आपको हाइब्रिडाइजेशन ऐसे जज नहीं करनी होगी आपके कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे कौन से नहीं होंगे। आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगी। जब पता लग जाएगी तो आपको खुद पता लग जाएगा कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे या नहीं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि ये 2s ऑर्बिटल और 2p के तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 जैसे CH4 में हुई थी। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन। sp3 का मतलब ये भी हाइब्रिडाइज हुआ और ये 3 भी हाइब्रिडाइज हुए, तो मैं इन चारों को इकट्ठा करके लिख सकता हूँ क्योंकि ये सब हाइब्रिडाइज हो गए। पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, बाकी तीनों में अनपेयर्ड है, ठीक है। तो बॉन्ड तो सिर्फ यही 3 बनाएंगे क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे। हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, देखो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना था ना नाइट्रोजन को, ये रहा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज थे। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, ये 3 क्या बना देंगे? सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। अभी तुम्हें बताया था sp3 की शेप क्या होती है। sp3 यानी कि टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं बेटा? 1 2 3 4, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक में लोन पेयर और बाकी 3 में बॉन्ड पेयर। ये और ये मिलके बॉन्ड पेयर बनाएगा, ये और ये मिलके बॉन्ड पेयर बनाएगा, ये और ये मिलके बॉन्ड पेयर बनाएगा, ये लोन पेयर। टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। VSEPR में हमने सीखा था 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए शेप होती है बेटा टेट्राहेड्रल। तो सबसे पहले ऐसे लोब बनाया हमने एक, ठीक है, ये एक लोब आ गया, फिर ऐसे दूसरा लोब आ गया, फिर ऐसे तीसरा लोब आ गया, और लास्ट में ये चौथा लोब आ गया। टेट्राहेड्रल शेप बना दी हमने। टेट्राहेड्रल शेप किस चीज की है? नाइट्रोजन एटम की, ठीक है। नाइट्रोजन एटम जो कि क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसमें एक लोब में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? दे आर द लोन पेयर। तो ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये लोन पेयर होगा, सिर्फ लोन पेयर भी लिख सकते हैं। अच्छा, और बाकी 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सब में एक एक था, वो किससे ओवरलैप कर रहा है? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से। तो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ये आ गया, ये ओवरलैपिंग हुई, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया ये वाला। फिर ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन आया, दूसरा हाइड्रोजन आया, उसने भी ओवरलैप किया और क्या बनाया? एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। फिर ऐसे ही तीसरा हाइड्रोजन आया, उसने भी ओवरलैप किया और एक और क्या बना दिया? सिग्मा बॉन्ड बना। तो नाइट्रोजन एटम का शेप, नाइट्रोजन सॉरी NH3 मॉलिक्यूल का शेप हमने पहले पहले भी बनाया था। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होता है। ऊपर लोन पेयर होता है, नीचे 3 हाइड्रोजन एटम पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में लगे होते हैं। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। शेप के लिए आपको लोन पेयर हटा के देखना होता है, लोन पेयर हटा देंगे तो शेप बचेगी क्या? ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन से आप वेरियस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। आगे हम और स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे इसके अंदर, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड, C2H4 C2H2, यानी जहाँ पे डाइसेंट्रिक 2 सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन फिलहाल हम आगे जब बढ़ेंगे इस वीडियो में तो अभी हम सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन उससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के कुछ फीचर्स समझते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स या salient features of hybridization। तो बेटा salient features of hybridization में सबसे पहला फीचर याद रखना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ atomic orbitals getting hybridized। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे एक s और एक p हाइब्रिडाइज हुआ, यानी दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, यानी दो ही ऑर्बिटल बनेंगे। तीन हाइब्रिडाइज होंगे, एक s और दो p, तो तीन ही बनेंगे sp2। चार हाइब्रिडाइज होंगे, एक s और तीन p, तो चार ही बनेंगे sp3। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आप मिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर एक s, तीन p और एक d लोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में भी पांच ऑर्बिटल बनेंगे, इनको क्या बोलेंगे, sp3, पांच नहीं सॉरी, हाँ पांच ऑर्बिटल बनेंगे जिनको बोलेंगे sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर एक s, तीन p और दो d ले लोगे तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बेसिकली। ठीक है तो वेरियस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अगर मान लो यहाँ लिख दूं मैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो ये आइडेंटिफाई करना सीख लो। तो बड़ा सिंपल है बेटा, अगर s और p हाइब्रिडाइज हो रहा है, यानी टोटल दो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। दो ही वेरिय एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर बनेंगे। अगर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल तीन है, यानी एक s है और दो p हैं। अब p सबसे पहले कौन सा p होता है, pz होता है। फिर उसके बाद अगर तीन है, एक s है, एक pz आएगा, और उसके साथ में px py कुछ भी आ सकता है। तो px या py में से कुछ भी ले सकते हो। तो एक s हो गया और दो p हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बेटा, sp2। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, यानी s आ गया, pz आएगा सबसे पहले, फिर px या py में से कोई सा भी पहले, और फिर दूसरा py, px आ गया, फिर py आ गया। टोटल ऑर्बिटल हो गए चार, एक s और तीन p, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। ठीक है, पांचवा मतलब पांच अगर एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, यानी s हो गया, p के तीनों आ गए, px, py और pz, और फिर उसके बाद d का भी एक आ गया। तो d में बेटा सबसे पहले dz स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज होता है। तो एक s आ गया, तीन p आ गए, एक d आ गया, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन dsp3 भी हो सकती है, लेकिन ऐसे केसेस हम 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें sp3d पढ़ना है, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हो। छह एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा अगर हाइब्रिडाइज हुए, कौन से, s आ गया, उसके बाद p के तीनों आ गए, कौन कौन से, pz, px, py। सबसे पहले pz आता है, ठीक है, यहाँ मैंने आप बाद में लिख दिया, लेकिन बात एक ही है कि तीनों आ ही गए थे, इसलिए बाद में भी लिख सकते हैं। py, d का सबसे पहले क्या आता है, dz स्क्वायर, और फिर उसके बाद d का आता है dx स्क्वायर डैश dy स्क्वायर। ठीक है, dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये ऑर्बिटल इसके बाद हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो बनेगी क्या, एक s आ गया, तीन p आ गए और दो d आ गए, sp3d2। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 भी हो सकती है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन फिर हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक चैप्टर है, उसके अंदर हम समझेंगे कि d2sp3 क्या होता है। फिलहाल हमको क्या पढ़नी है, इसमें sp3d2 पढ़नी है, और इसमें sp3d पढ़नी है, और इसमें sp3d2 पढ़नी है। याद रहेगा नंबर ऑफ क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़नी है। sp3d3 भी होती है हाइब्रिडाइजेशन, बट वो बहुत रेयर केस है। मोस्टली जो आपको पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2। ठीक है, 99% केसेस हमारे इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप इतनी बात हमें क्लियर है। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं कहानी आगे, और क्या कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन की इसके अलावा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो यही हो गई, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गेटिंग हाइब्रिडाइज्ड। दूसरी कंडीशन है ओनली, अच्छा, ऑर्बिटल्स या फिर ऐसे लिखते हैं, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड एंड इवन एम्प्टी ऑर्बिटल्स कैन बी हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, 12th क्लास में अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो समझ में आएगी आपको क्या होती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ फील्ड, फुली फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल भी
हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन, हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल और नियरली इक्वल होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव नियरली इक्वल एनर्जीज, नियरली सेम एनर्जीज बेसिक, उनकी एनर्जीज में बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं कि कोई सा भी शुरू का कोई ऑर्बिटल उठाया और बिल्कुल आखिर का कोई ऑर्बिटल उठाया और उसको हाइब्रिडाइज कर दिया। जैसे 2s और 2p हाइब्रिडाइज हो रहे थे, 2s और 2p में एनर्जी गैप होता है, 2p की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है 2s से, उनको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, 3s 3p, ठीक है, 3d साथ में हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। 3d के बाद 4s आता है, 3d के साथ 4s हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। 4s के साथ 4p 4d हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल एक से कॉन्टिन्यूएशन में जो 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं उनको हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि 4s अगर हाइब्रिडाइज हुआ तो 4s के बाद आता है 3d, उसके बाद आता है 4p। ठीक है, तो 4s 3d 4p हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूस 3 ऑर्बिटल जो आ रहे हैं जनरली वो हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, यानी जिनके अंदर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो 3d को 4d के साथ हाइब्रिडाइज करना चाह रहे हो तो वो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, यानी एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए उन ऑर्बिटल्स में जिनको आप हाइब्रिडाइज कर रहे हो। ठीक है, चौथा पॉइंट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने में। या सबसे पहले तो ये लिख लो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, मोस्टली सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जनरली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, बहुत रेयर केस आते हैं जहाँ पे पाई बॉन्ड भी बनाएंगे, बट वो केस खैर वो एक्सेप्शन हैं एक दो, जब हम बाद में डिस्कस करेंगे उनको। जनरली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरली क्या बनाते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो पाई बॉन्ड कौन बनाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कौन, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ लेकिन उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो पॉइंट भी लिख देते हैं, पांचवा पॉइंट, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स containing unpaired electrons form pi bonds। ठीक है जी, तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर है। ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितने हाइब्रिडाइज होंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। इनकी अगर मैं शेप भी बता दूं, वही है जो आपने उसमें सीखी थी, क्या कहते हैं, VSEPR थ्योरी में। sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए हैं तो शेप क्या होगी, लीनियर। ठीक है, अभी दिखाई दी मैंने आपको ये। 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो शेप होगी क्या, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, sp3 है बेटा, 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ये भी अभी हमने बना ली। ठीक है, 5 ऑर्बिटल पे भी आपने वो देखी थी, शेप क्या होती थी 5 पे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ये शेप बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में जब 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं sp3d2 में, शेप जो है वो क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल। शेप्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं और आपको इनमें इन नामों में कन्फ्यूजन हो रही है कि ये क्या होते हैं, तो VSEPR थ्योरी पे हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, उसे जाइए और देखिए, सर्च करिए यूट्यूब पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या फिर VSEPR बाय एडुवर्स। ठीक है, सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी बहुत डिटेल में, जहाँ पे इन सभी शेप्स और ज्योमेट्रीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कब कौन सा शेप बनेगा, कब कौन सी ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं या कंडीशंस हैं हाइब्रिडाइज होने के लिए। वैलेंस शेल के या नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं। हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड और एम्प्टी सभी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ज़्यादा अच्छा केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और जनरली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जनरली कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, जनरली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम शुरुआत करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। कि कोई मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है या फिर उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलो इसकी शुरुआत करते हैं।
इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। हाँ जी। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होती किसकी है? पूरे मॉलिक्यूल की नहीं, सेंट्रल एटम की। हाउ टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ सेंट्रल एटम। किसी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाते हैं, पहला जो पॉइंट है, यूजिंग द स्ट्रक्चर। आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे रखा है और उसको स्ट्रक्चर को यूज करके आप सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो यूजिंग द स्ट्रक्चर, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता लगा लो आप। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता लगा लो तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगी। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसके इक्वल होते हैं? ये इक्वल होते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स सेंट्रल एटम के अराउंड, ठीक है। लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, पूरा लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेंट्रल एटम के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और कितने लोन पेयर हैं, उसका सम कर दो। उससे आपको क्या मिल जाएगा? सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन मिल, ठीक है। इसी को करने का एक और तरीका भी है कि आप बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कर लो और ये कंसिडर करो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वन पेयर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीका है इसी को करने का। एग्जाम्पल के लिए आपने NH3 मॉलिक्यूल ही बना देते हैं, अभी हमने किया है NH3 मॉलिक्यूल का शेप आपके सामने बना हुआ है। वैसे तो आपको इसकी पता है हाइब्रिडाइजेशन, बट इस मेथड से भी कैलकुलेट करना बता देता हूँ। NH3 मॉलिक्यूल में देखो इसके अराउंड क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो, 1 2 3। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ये बात सबको पता है आई होप, कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल मिला के 3 + 1, क्या आंसर हो गया? 4। अगर 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आए बेटा, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या था? अभी लिखा है आपने पिछले पेज पे sp3, ये दिखा देता हूँ। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आए थे तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या आई थी? 4 पे sp3, 2 पे sp2 sp, 3 पे sp2, 4 पे sp3, 5 पे sp3d और 6 पे sp3d2। इसको याद रखना मेनली, ठीक है। इससे तुम्हारी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगी, ठीक है। तो ये देखो NH3 आ गया। अब अगर मान लो तुम्हें CO2 मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, CO2 मॉलिक्यूल के अंदर देखो सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, ठीक है। दो सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई है नहीं कार्बन पे, 0। टोटल आंसर आ गया 2। 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन अभी बताया क्या होती है 2 के लिए? sp। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बेटा? sp, ठीक है। कोई और मॉलिक्यूल ट्राई कर लेते हैं, XCOF4 ट्राई करना है मान लो। XCOF4 में एक ये होता है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, 4 इस पे फ्लोरीन लग रहे होते हैं ऐसे, और नीचे एक लोन पेयर होता है, ठीक है। इस पे 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके अराउंड देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2, इसमें 1 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? एक लोन पेयर है। टोटल हो गया 6। 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d2, ठीक है। कोई और मॉलिक्यूल ट्राई कर लेते हैं। अगर मान लो आपके पास है H2O, H2O मॉलिक्यूल में ये होता है H2O, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन ने दो सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, यानी दो सिग्मा बॉन्ड, और इसके ऊपर लोन पेयर कितने? एक पेयर, दो लोन पेयर है। टोटल 4 हो गया। 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? 4 का मतलब sp3 फिर से, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स ट्राई करोगे, अगर मान लो कार्बोनेट आयन ले लें, CO3 2-, CO3 2- का स्ट्रक्चर बनाओगे, इन दोनों का ऑक्सीजन पे माइनस माइनस होता है। तो कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितने? एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है।
और लोन पेयर कोई है नहीं कार्बन पे, 0, तो आंसर आ गया 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गई बेटा sp2। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स ट्राई करें अगर इसमें आप देखिए, अगर मान लीजिए बना हुआ है BrF3 फॉर एग्जांपल, BrF3 मॉलिक्यूल बना दिया आपने, 2 लोन पेयर हैं यहाँ पे, ठीक है, और 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। BrF3 मॉलिक्यूल बना दिया, शेप हल्का सा स्लाइटली बेंट होता है वैसे, ठीक है, वरना कमेंट सेक्शन में सारे शुरू हो जाएंगे सर आपने बेंट नहीं करा टी शेप, तो सीधा बना दिया, तो ये लो कर दिया बेंट। ठीक है, BrF3, BrF3 मॉलिक्यूल में तो आप देख रहे हो BrF3 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, या कितने सिग्मा बॉन्ड दिखा रहे हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, और लोन पेयर कितने दिख रहे हैं, 2, 2 लोन पेयर, टोटल हो गया सम 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारे सामने अगर किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन बताना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली बता सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला से हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप सीखें। हाँ जी, तो फॉर्मूला यूज करके हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता क्या लगाना होगा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आपको पहले पता लगाना होगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम के, उसके बाद उसमें आप प्लस करोगे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। मोनोवेलेंट का मतलब होता है ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी क्या हो, 1, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन लूज या एक गेन करें, तो ऐसे एटम होते हैं हाइड्रोजन्स और हैलोजन्स। ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, उसके बाद उसमें क्या ऐड करो, कितने हाइड्रोजन्स या हैलोजन्स हैं उसके अराउंड। फिर लिखा हुआ है प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस क्यों लिखा है, अगर माइनस चार्ज है तो प्लस करोगे, प्लस चार्ज है तो माइनस। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज हुए, और माइनस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो अगर +1 चार्ज है तो -1, +2 करोगे चार्ज है तो -2, +3 चार्ज है तो -3। सिमिलरली अगर -1 चार्ज है तो +1 करेंगे, -2 है तो +2 करेंगे, -3 है तो +3 करेंगे। ठीक है, और इस ओवरऑल को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपको नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसे Z बोलते हैं। इससे आपका हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल Z की वैल्यू 2 आई तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपका sp है। अगर Z की वैल्यू 3 आई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। 4 आई तो sp3 है, 5 आई तो sp3d है, और 6 आई तो sp3d2 है, जैसे मैंने आपको ये अभी इसमें सिखाया था। ये 2 पे क्या आया था, sp3 पे sp2, 4 पे sp3, 5 पे sp3d, 6 पे sp3d2। ठीक है, तो इसको यूज करके अब हम ये सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, 5 या 6 आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन एग्जांपल्स को हम ट्राई करते हैं आज। ठीक है, तो H3O+ सबसे पहला एग्जांपल है, हम इसके अंदर Z की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, उससे हमें हाइब्रिडाइजेशन पता लगेगी। तो Z की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको चाहिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, तो सेंट्रल एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 एटॉमिक नंबर होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस सराउंडिंग में मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम क्या बताए थे, हाइड्रोजन या हैलोजन है तो उसे काउंट करो, नहीं है तो नहीं काउंट करो। तो हाइड्रोजन है कितने, 3, 3 आपने ऐड कर दिया, उसके बाद प्लस लगा हुआ है। प्लस का मतलब क्या, चार्ज माइनस करेंगे, +1 है तो -1 करेंगे, और इस पूरे को डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये सम आ रहा है आपका 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। तो ये पहले मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकल गई। ऐसे ही अब हम दूसरा मॉलिक्यूल ट्राई करते हैं, SF6। SF6 में Z की वैल्यू देखते हैं। Z की वैल्यू, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर 16 एटॉमिक नंबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 286 होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग में मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, वो भी कितने हैं, 6। 6 फ्लोरीन है ना, हाइड्रोजन्स को काउंट करते हैं तो 6 फ्लोरीन हो गए। प्लस माइनस चार्ज कोई है ही नहीं तो 0, डिवाइड बाई 2, 12/2 हो गया 6। 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d2। ऐसे अगला मॉलिक्यूल ट्राई करते हैं, SO3 2- मॉलिक्यूल है, तो Z की वैल्यू निकालनी है। फिर से देखो, सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ये आपने लिख दिया। उसके बाद प्लस सराउंडिंग में मोनोवेलेंट एटम, सराउंडिंग में हाइड्रोजन या हैलोजन कितने हैं वो काउंट करना है। तो हाइड्रोजन या हैलोजन है ही नहीं इसमें, इसमें क्या है, ऑक्सीजन। तो सराउंडिंग में मोनोवेलेंट एटम एक भी नहीं है, 0 है। उसके बाद लेकिन चार्ज लगा हुआ है 2-, 2- का मतलब हो गया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हुए हैं, तो 2- का मतलब क्या करेंगे, +2 करेंगे, डिवाइड बाई 2,
आंसर आ गया 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन फिर से क्या हो गई, sp3। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस दे रखा है NH4 प्लस। NH4 प्लस में Z की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 7 एटॉमिक नंबर होता है 2 5। सराउंडिंग में मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, कितना हाइड्रोजन है 4। उसके बाद प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब माइनस करना होता है, +1 है तो क्या कर देंगे -1 डिवाइड बाई 2। आंसर आ गया फिर से 4, 4 का मतलब अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। ठीक है, नेक्स्ट देखो XCOF2। XCOF2 के अंदर सेंट्रल एटम है जीनॉन। जीनॉन क्या होता है, जीनॉन नोबल गैस होती है, 18 ग्रुप को बिलोंग करती है, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 8। अब सराउंडिंग में मोनोवैलेंट क्या है, ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट है नहीं, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, तो दो मोनोवैलेंट नहीं है, दो मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट एटम कितने हुए बेसिकली सराउंडिंग में, टोटल एटम 4 है, मोनोवैलेंट हो गए 2। प्लस माइनस चार्ज कुछ नहीं है इस पे 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 10/2 आ गया 5, 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम है कार्बन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, 6 एटॉमिक नंबर होता है ना, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर कार्बन के। उसके बाद प्लस में क्या करना है, मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन हैलोजन, हाइड्रोजन या हैलोजन है ही नहीं तो मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन है सराउंडिंग में 0, चार्ज भी कुछ नहीं है तो +-0 डिवाइड बाई 2। आंसर आ गया क्या 2, 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp। ठीक है, लास्ट केस देखो NO3-, और भी बहुत सारे केस कर सकते हैं बट इतने एग्जांपल आई थिंक समझने के लिए काफी हैं। Z नाइट्रोजन के अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, सराउंडिंग में मोनोवैलेंट एक भी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन एटम्स है सराउंडिंग में, -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, +1 कर दिया -1 को डिवाइड बाई 2। आंसर आ गया 3, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें Z की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है, तो ऐसे केसेस में हाइब्रिडाइजेशन फिर इस मेथड से नहीं निकलती, एक ऑल्टरनेट मेथड होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्सेप्शंस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के जो इस मेथड से कैलकुलेट नहीं होते, या तो वो स्ट्रक्चर से कैलकुलेट होते हैं, या फिर अगर स्ट्रक्चर नहीं दे रखा तो फिर एक ऑल्टरनेट मेथड और है हाइब्रिडाइजेशन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता लग गई तो हम हाथ के हाथ इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो जो Z की वैल्यू है ना, Z की वैल्यू बेसिकली बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के इक्वल होती है। जो Z की वैल्यू है बेटा वो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के इक्वल होती है, यानी Z इज इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के इक्वल होती है। अब तुम्हें पता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अगर तुम्हें पता लग गया तो तुम्हें क्या पता लग जाएगी, ज्योमेट्री पता लग जाएगी। तो ज्योमेट्री तो तुम्हें इन मॉलिक्यूल्स की ऑलरेडी पता लग चुकी है, शेप नहीं पता लगी है, ध्यान रखना ज्योमेट्री पता लगी है, क्योंकि शेप के लिए तुम्हें चाहिए होते हैं सिर्फ बॉन्ड पेयर। अभी वो नहीं पता लगेगा कि बॉन्ड पेयर कितने, तुम्हें पता लग रहा है कि Z की वैल्यू से क्या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने, तो तुम्हें ज्योमेट्री पता लग रही है। तो इस केस में जैसे Z की वैल्यू 4 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, 4 यानी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। 6 पे ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, 4 पे फिर से टेट्राहेड्रल, यहाँ भी 4 फिर से टेट्राहेड्रल, 5 पे क्या होती है ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 पे होती है लीनियर, 3 पे होती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो अभी ज्योमेट्री पता लगी है, अब शेप भी पता लगा सकते हो। इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा लोन पेयर। तो लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला बेटा याद कर लो, लोन पेयर निकालना बड़ा ही आसान है। अगर आप लोन पेयर निकालना चाहते हैं आप क्या करो, Z की वैल्यू में से माइनस कर दो टोटल सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, टोटल सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं वो इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, सेंट्रल एटम के अराउंड सराउंडिंग एटम्स कितने हैं वो आप माइनस कर दो, किसमें से, Z की वैल्यू में से। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। नाउ कैसे करते हैं, इस मॉलिक्यूल में ट्राई करके देखते हैं यही चीज। लोन पेयर निकालना चाहता हूं मैं किसमें, H3O+ के मॉलिक्यूल में। मेरे पास Z की वैल्यू कितनी आई है 4, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम थे 3 हाइड्रोजन, तो 3 सराउंडिंग एटम है, तो 4 - 3 किया तो लोन पेयर क्या आ गया 1। अब आपको पता लग गया कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं और उसमें से लोन पेयर 1 है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं क्योंकि Z की वैल्यू क्या बताती है, अभी बताया बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताती है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, उसमें से एक लोन पेयर है, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए बेटा 3। ठीक है, तो इससे आपको पता लगा कि बॉन्ड पेयर हो गए 3 और लोन पेयर हो गया 1। ऐसे केस में
ज्योमेट्री तो हम पता लगा ही चुके थे टेट्राहेड्रल, शेप क्या पता लग गई, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, शेप क्या पता लग गई हमें, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल में से एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो गई। अगला केस ट्राई करते हैं। अगर इसमें लोन पेयर में पता लगाना चाहता हूं, लोन पेयर के लिए जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या थी मेरे पास 6 माइनस सराउंडिंग एटम भी कितने हैं, सराउंडिंग एटम भी 6 ही है। जेड की वैल्यू 6 है, सराउंडिंग एटम भी 6 है, तो लोन पेयर आ गए 0। लोन पेयर अगर 0 आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं और लोन पेयर इसमें से कितने हैं, 0, यानी एक भी लोन पेयर नहीं है। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर 6 हो गए और लोन पेयर 0 हो गए। तो ऐसे केस में जो ज्योमेट्री आएगी वही शेप। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी 6 पर, शेप भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर 0 है। ठीक है, अब देखो अगला केस, जेड की वैल्यू, लोन पेयर निकालना है, जेड की वैल्यू है 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम है 3। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मोनोवेलेंट तो नहीं है, इसमें मोनोवेलेंट नहीं देखना, इसमें सिर्फ सराउंडिंग एटम देखने, चाहे वो मोनोवेलेंट हो चाहे वो डाईवेलेंट ट्राईवेलेंट कोई से भी हो, बेसिकली टोटल सराउंडिंग एटम जितने भी हैं वो माइनस करने। तो 4z की वैल्यू थी, सराउंडिंग एटम कितने, 3, 3 ऑक्सीजन है, माइनस किया 1, एक लोन पेयर आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, लोन पेयर 1। तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए 3 और लोन पेयर हो गया 1। ऐसे केस में 4 टोटल हैं, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल थी, शेप क्या हो गई, एक लोन पेयर है उसमें से, तो शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल पिरामिडल, जैसा फर्स्ट केस में थी। नेक्स्ट केस ट्राई करते हैं, NH4+। इसमें अगर आप लोन पेयर निकालना चाहते हो, 4 जेड की वैल्यू है, सराउंडिंग एटम भी बेटा 4 ही है, तो 0 लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर है 0, तो इसका मतलब 4 टोटल है और 0 लोन पेयर, तो चारों बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर हो गए 0। ऐसे केस में ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल थी, शेप भी क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी, क्योंकि लोन पेयर 0 है। नेक्स्ट केस ट्राई करते हैं। नेक्स्ट केस में अगर आप लोन पेयर निकालोगे, टोटल है 5, जेड की वैल्यू 5 माइनस सराउंडिंग एटम कितने बेटा, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, टोटल मिला के 4 सराउंडिंग एटम है। तो 5 माइनस 4 किया, आंसर आ गया 1, 1 लोन पेयर है। तो टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर है, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए 4 और लोन पेयर हो गया 1। अगर 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, ज्योमेट्री थी टोटल 5 पे क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर उसमें से एक लोन पेयर हो जाए तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, सॉरी शेप क्या हो जाती है, सीसॉ। ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप क्या हो जाती है, एक लोन पेयर आने से सीसॉ, तो मॉलिक्यूल की शेप हो गई बेटा सीसॉ। VSEPR रिवाइज कर लो अगर ये अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर पे क्या शेप होती है, मैंने सिखाया है बहुत अच्छे से, उसके अंदर सर्च करो यूट्यूब पे जाके, VSEPR बाय एडवर्ड्स, आपको वीडियो मिल जाएगी डिटेल्ड। ठीक है, सारी ज्योमेट्रीज और शेप समझाई है। इस केस में ट्राई करते हैं, लोन पेयर की वैल्यू Z है 2 और सराउंडिंग एटम भी कितने हैं 2, 2 माइनस 2 0, तो इसका मतलब लोन पेयर बेटा क्या आ गया, लोन पेयर आ गया 0। 2 Z की वैल्यू, सराउंडिंग एटम भी 2 है, 2 माइनस 2 0 लोन पेयर, तो टोटल 2 है, तो बॉन्ड पेयर क्या आ गया 2 ही आ गया और लोन पेयर 0 आ गया। अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होंगी, ज्योमेट्री लीनियर थी, शेप भी क्या होगी, लीनियर ही होगी। ठीक है, लास्ट केस NO2 माइनस, इसमें लोन पेयर अगर आप निकालना चाहते हो तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, सॉरी 3 है टोटल, Z की वैल्यू, सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, देखो 2 ऑक्सीजन है, तो आंसर आ गया क्या 1। ठीक है, यानी एक लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 और इसमें से एक क्या लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए 2, लोन पेयर हो गया 1, टोटल 3 है, 3 के लिए ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन अगर एक लोन पेयर हो जाए तो शेप क्या हो जाती है, बेंट शेप, तो NO2 मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, बेंट शेप होगी। ठीक है, अगले वीडियो में इन स्ट्रक्चर्स में कैसे डबल बॉन्ड अगर ऑक्सीजन होगा किसी एटम के बीच में, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, अभी आपने देखा 3 जो है वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी और जो शेप थी वो क्या थी, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो क्या तीनों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होंगे या तीनों डबल बॉन्डेड होंगे या कुछ सिंगल या कुछ डबल होंगे, इसको निकालने की भी ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा जो एक्सेप्शनल केसेस हैं हाइब्रिडाइजेशन के, जो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं होते, वो भी सिखाऊंगा। और इसके अलावा कुछ डाइसेंट्रिक मॉलिक्यूल हैं जैसे C2H4 C2H2, जिसमें हम ये सीखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन
से सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और साथ साथ में पाई बॉन्ड किस तरीके से बन रहे हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बेसिकली वो इस सब अगली वीडियो में हम सीखेंगे, इसी के हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट 2 में। तो फॉलो करिए एडुवर्स को फॉर मोर सच वीडियोस। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।